इमेजिन करो तुम जस्टिन बीबर हो। तुम्हारा जन्म कनाडा के एक छोटे से टाउन स्ट्रैटफोर्ड में होता है। तुम्हारी माँ एक सिंगल पेरेंट तुम्हें पाल रही है, स्ट्रगल कर रही है और एक सस्ते कैमरा से वो तुम्हारी सिंगिंग वीडियो रिकॉर्ड करती हैं। वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, ना किसी फेम के लिए ना किसी पैसे के लिए, बस ताकि फैमिली और दोस्त देख सकें। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही वीडियोस पूरी दुनिया तक पहुंचने वाले हैं। तुम बस 12 से 13 साल के हो। एक दिन तुम गिटार लेकर गाना गाते हो, सो सिक, और वो वीडियो अचानक वायरल हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आते हैं। लोग कमेंट्स में लिखते हैं, दिस किड इज स्पेशल। तुम कवर्स डालते रहते हो, क्रिस ब्राउन, अशर जैसे बड़े आर्टिस्ट के। हर गाने में तुम्हारा रॉ और प्योर टैलेंट साफ दिखाई देता है। और एक दिन वो वीडियो पहुंचता है स्कूटर ब्रॉन तक, एक बड़े म्यूजिक मैनेजर। वो इंस्टेंटली समझ जाता है, दिस किड इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सोचो जरा, एक रैंडम यूट्यूब वीडियो तुम्हें वर्ल्ड स्टेज तक खींच ले जाए। स्कूटर तुम्हें कांटेक्ट करता है और अचानक तुम और तुम्हारी माँ अटलांटा बुलाए जाते हो। वहां एक छोटी सी मीटिंग होती है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अशर खुद तुम्हें सुनता है और तुम्हें एक म्यूजिक लेबल से साइन करवा देता है। सिर्फ साइन ही नहीं, अशर एक मेंटोर बन जाता है और फिर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है तुम्हें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट जस्टिन बीबर। सोचो तुम बस एक टीनेजर हो और पूरी दुनिया तुम्हारे नाम के पीछे पागल हो रही हो। सपना है या डरावना सच? 2010 तुम्हारा पहला बड़ा गाना आता है, बेबी। यूट्यूब पर व्यूज की बारिश हो जाती है, स्टेडियम्स में भीड़ पागल हो जाती है। तुम बस 13 से 14 साल के हो और पूरी दुनिया का बिगेस्ट पॉप स्टार बन चुके हो। हर जगह पोस्टर्स, मैगजीन्स, फैंस की चीखें। तुम्हें लगता है यही तो ड्रीम लाइफ है जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है। तुम्हारी प्यूबर्टी की नेचुरल वॉइस चेंज को भी मजाक बनाया जाता है। टॉक शोज पर तुम्हें बार बार बुलाया जाता है, सिर्फ तुम्हारी ऑकवर्डनेस को जोक बनाने के लिए। इमेजिन करो तुम 15 साल के हो और तुम्हारे रिलेशनशिप को मीडिया ऐसे कवर करता है जैसे कोई नेशनल इवेंट हो। तुम अनकंफर्टेबल हो लेकिन क्राउड चीयर कर रहा है। एलन जैसे शोज पर चाइल्डहुड फोटोज अचानक स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। तुम साफ कहते हो, ये थोड़ा रूड है, लेकिन होस्ट हंसकर टाल देती है। फेम की चमक के पीछे ह्यूमिलिएशन का ये अंधेरा कौन देखता है? 2012 बिलबोर्ड अवार्ड्स। एक एक्ट्रेस स्टेज पर आती है और अचानक लाइव टीवी पर, और उस वक्त तुम सिर्फ 18 साल के हो। तुम क्लियरली कहते हो, आई फील वायलेटेड राइट नाउ। लेकिन क्राउड क्लैप करता है, हंसता है। तुम्हारी कंसेंट किसी को परवाह ही नहीं। सोचो, अगर यही चीज रिवर्स होती तो क्या हेडलाइंस अलग नहीं होती? 2013 से 15 तक तुम्हारी इमेज कोलैप्स होने लगती है। अल्कोहल, ड्रग्स, रेकलेस बिहेवियर, फाइट्स, अरेस्ट्स, हर मिस्टेक को मीडिया तमाशा बना देता है। स्टेज पर होना अब सक्सेस का सिंबल नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे तुम्हारे लिए एक भारी दबाव बन जाता है। तुम्हारी पर्सनल स्ट्रगल्स इतनी बढ़ जाती हैं कि तुम एक ब्रेक लेने का फैसला करते हो। ट्रीटमेंट शुरू होता है, पब्लिकली माफी मांगते हो और ओपनली एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स रोज तुम्हारी पल्स चेक करें, ये इंश्योर करने के लिए कि तुम जिंदा हो। 2015 तुम डिसाइड करते हो वापस आने का। रिलीज करते हो पर्पस एल्बम, जिसमें सॉन्ग्स होते हैं सॉरी, लव योरसेल्फ और व्हाट डू यू मीन। सॉन्ग्स चार्ट बस्टर्स बनते हैं। फैंस तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करने लगते हैं। इमेज वापस से एस्टैब्लिश होने लगती है। तुम्हें लगता है फाइनली जिंदगी वापस ट्रैक पर आ रही है। लेकिन क्या सच में तुम्हारे लिए नई शुरुआत पॉसिबल थी या ये सिर्फ एक इल्यूजन था? फास्ट फॉरवर्ड टू 2018। तुम कोर्ट रूम में एंटर करते हो और शादी कर लेते हो हेली बॉल्डविन से। पूरी दुनिया के लिए ये एक शॉक था, क्योंकि कुछ ही महीने पहले हेडलाइंस भरी थी तुम्हारे और सेलिना गोमेज के बारे में। तुम दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 10 साल चला। फैंस ने तुम्हें और सेलिना को एक आइकॉनिक कपल बना दिया था, लेकिन फेम और पापराजी के प्रेशर ने तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ दिया। सेलिना अपने सॉन्ग्स में तुम पर हिंट्स देती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप और स्टिल वांटिंग टू स्टे। तुम्हारा सॉन्ग सॉरी फैंस के अकॉर्डिंग एक पब्लिक अपॉलॉजी था। 2017 के एंड में तुम दोनों फिर से साथ आते हो, लेकिन ये पैचअप ज्यादा देर नहीं चलता। अर्ली 2018 में तुम दोनों फाइनली अलग हो जाते हो। सोचो जरा, पूरी दुनिया तुम्हारे ब्रेकअप पर डिस्कस कर रही हो और तुम्हें सिर्फ पीस चाहिए। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद तुम हेली से शादी कर लेते हो। फैंस शॉक हो जाते हैं। कई लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि हेली ने तुम्हें सालों तक चेस किया। कुछ कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट एस्केप बनी। सेलिना अपने सॉन्ग्स रिलीज करती है, लॉस यू टू लव मी और लुक एट हर नाउ, जिनमें वो
साफ कहती है कि तुम्हें खोना जरूरी था खुद को पाने के लिए। तुम इंटरव्यूज में एडमिट करते हो कि सेलिना के साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक था, लेकिन हेली से शादी करने के बाद तुम्हें थोड़ी शांति मिली। लेकिन क्या ये शांति असली थी या बस एक नया इल्यूजन? 2019 तुम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो कि चाइल्ड स्टार बनकर ग्रो अप करना कितना मुश्किल होता है। तुम लिखते हो कि फेम, पैसा, अवार्ड्स और मिलियंस ऑफ फैंस होने के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस होता है। तुम मानते हो कि 18 की एज तक तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन रियल लाइफ स्किल्स कुछ नहीं। इसीलिए तुम रेकलेस डिसीजंस लेते रहे। 19 से 20 की एज तक तुम्हारी लाइफ ड्रग्स, गुस्सा, ब्रोकन रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस में डूब चुकी थी। तुम उन लोगों से भी दूर हो गए थे जो सच में तुम्हें प्यार करते थे। इमेजिन करो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है, लेकिन तुम खुद को खो चुके हो। तुम मानते हो कि तुम्हें लगभग 10 साल लगे रिकवर करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने में, अपनी लाइफ ठीक करने में। तुम्हारी आंखों की शाइन धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। 2020 तक आते आते वो इनोसेंट किड जस्टिन कहीं खो गया था। फेम के साथ पैसा आया, लेकिन पैसे के साथ आया इनविजिबल केज, एक ऐसा केज जहां तुम इंडस्ट्री के कर्जदार बन जाते हो। और यही था तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रियलिटी। बाहर से तुम सुपरस्टार हो, लेकिन अंदर से तुम धीरे धीरे टूट रहे हो। फेम तुम्हें वो सब देता है जो लोग सपनों में देखते हैं, पैसा, कार्स, अवार्ड्स, लाखों फैंस। लेकिन इसके साथ आता है सबसे बड़ा स्कैम, एडवांस सिस्टम। रिकॉर्ड लेबल्स तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, लेकिन ये फ्री मनी नहीं है, ये लोन है। रॉयल्टीज से वो हर पैसा वापस ले लिया जाता है। तुम्हें लगता है तुम रिच हो, लेकिन रियलिटी में तुम इंडस्ट्री के कर्जदार हो। सोचो जरा, तुमने अपने नाम से 100 मिलियन डॉलर कमाया और तुम्हारे हाथ में बस 10 मिलियन डॉलर आते हैं। क्रॉस कोलैटरलाइजेशन नाम का ट्रैप तुम्हें और गहराई में धकेलता है। अगर तुम्हारा एक एल्बम फ्लॉप हो गया तो अगले एल्बम के प्रॉफिट से उसका लोन चुकाना पड़ता है। यानी तुम आज भी 10 साल पुराने फ्लॉप का कर्ज चुका रहे हो, और ये सिस्टम तुम्हें कभी भी आजाद नहीं होने देता। तुम्हारा एग्जाम्पल परफेक्ट है। बिलियंस जनरेट करने के बाद भी तुम्हें हर डील में कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा लोन क्लियर करना है। इमेजिन करो, तुमने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया, लेकिन खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं है। जून 2022 तुम इंस्टाग्राम पर एक शॉकिंग वीडियो डालते हो। तुम्हारा चेहरा आधा पैरालाइज्ड हो चुका है, आंख ब्लिंक नहीं कर पा रही, मुस्कान जम चुकी है। डॉक्टर्स बताते हैं तुम्हें रैमजे हंट सिंड्रोम है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो फेशियल नर्व्स को डैमेज करती है। फैंस को लगता है ये टेम्परेरी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल चुकी है। कॉन्सर्ट्स कैंसिल होते हैं, टूर्स रुक जाते हैं, लेकिन प्रमोटर्स और मैनेजमेंट तुम्हें पुश करते रहते हैं, कीप परफॉर्मिंग, शो मस्ट गो ऑन। सोचो, तुम्हारी हेल्थ खतरे में है, लेकिन इंडस्ट्री को सिर्फ तुम्हारा नेक्स्ट शो चाहिए। जस्टिस वर्ल्ड टूर कैंसिल होने के बाद तुम्हें प्रमोटर्स को 26 मिलियन डॉलर वापस करने पड़ते हैं। तुम्हारा मैनेजर स्कूटर ब्राउन पर एलिगेशंस लगते हैं कि उसने सालों तक एक्स्ट्रा कमीशंस लिए। ऑडिट में भी तुम्हें ही कर्जदार बताया जाता है। तुम्हें 8 करोड़ 8 लाख डॉलर देना है। मतलब जिसने तुम्हें मैनेज किया वही तुम्हें बताता है कि तुम मेरे डेटर हो। तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक था। इमेजिन करो, पूरी दुनिया सोचती है तुमने बिलियन डॉलर्स कमाए और तुम खुद अपने मैनेजर को पैसों के लिए आंसर कर रहे हो। 2022 के एंड तक तुम 3 प्रॉब्लम से घिरे हो। 1 हेल्थ कोलैप्स, 2 वित्तीय नुकसान, 3 सार्वजनिक दबाव। और इसी समय तुम एक बड़ा डिसीजन लेते हो। तुम अपना पूरा 291 सॉन्ग्स का कैटलॉग 200 मिलियन डॉलर में बेच देते हो, सिर्फ 28 साल की एज में। तुम अपनी पूरी लेगेसी बेच देते हो। फैंस शॉक हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है यही तुम्हें बचा सकता है। सोचो, तुम्हें वो सॉन्ग्स बेचने पड़े जो तुम्हारी पहचान है, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। तुम्हारे पर्सनल अपीयरेंसेस अब अजीब नजर आने लगते हैं। पापराजी शॉट्स में तुम खोए हुए, थके हुए, डिप्रेस्ड दिखते हो। मीडिया हर एक्सप्रेशन पर आर्टिकल लिखता है। 2024 तुम पिता बनते हो। तुम्हारा पहला बेटा जेक ब्लूज बिएबर पैदा होता है। तुम बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन फादर्स डे पर जब तुम पापराजी से रिक्वेस्ट करते हो कि तुम्हें स्पेस दो, लोग उस मोमेंट को भी मीम बना देते हैं। No, 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 no. I'm a father. I'm a dad. I'm a father. I'm a dad. I understand that. And you guys I are understand. on private property in front of my car. I understand. No, you don't understand, or else you wouldn't be here. Oh, I'll be here? You the one come here on the sidewalk, brother. On You're the saying sidewalk. sidewalk now. But I am. Look at the sidewalk. Thank you. तुम बस पिता बनकर शांति चाहते हो, लेकिन दुनिया तुम्हें अब भी एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रही है। स्टेज की चमक अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी है।
फैंस तुम्हें गॉड की तरह देखते हैं, लेकिन असलियत में तुम अपने अंदर की लड़ाई हार रहे हो। हैली के साथ तुम्हारी शादी भी एक नया चैप्टर बन गई। कुछ लोगों ने इसे तुम्हारा बेस्ट डिसीजन कहा, तो कुछ ने इसे तुम्हारे डाउनफॉल की वजह। फैंस बार बार थियरीज बनाने लगे। जस्टिन शादी के बाद डिप्रेस दिखता है, उसकी जिंदगी टॉक्सिक हो चुकी है। कई क्लिप्स वायरल होने लगी जहां लोग क्लेम करने लगे कि तुम्हारी हर चीज हैली कंट्रोल करती है। पुराने दोस्त, पुराना सर्कल, सब तुमसे दूर हो गए और तुम्हारे लिए ये सब अब एक एंडलेस डिबेट बन चुका था। कौन सही है, कौन गलत है, इसका सच शायद सिर्फ तुम और हैली जानते हो। तुम्हारा फोकस इंडस्ट्री से हटने लगा, म्यूजिक रिलीजेस कम हुए, टूर्स रुक गए, पब्लिक इमेज लगातार गिरने लगी। फैंस कहते रहे जस्टिन का म्यूजिक अब पीछे चला गया है, कंट्रोवर्सीज ने स्पॉटलाइट चुरा ली, और शायद यही सच भी था। लेकिन यही तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खेल है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा ट्रॉमा, सब एक प्रोडक्ट बन चुका था। तुम्हारा हर ब्रेकडाउन, हर वायरल क्लिप एंटरटेनमेंट बन गया। 2024 में तुम्हें बार बार पब्लिक में वीक हालत में देखा गया। स्किनी बॉडी, एंग्शियस जेस्चर्स, वियर्ड एक्सप्रेशंस। फैंस डर गए। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई, इज दिस द एंड ऑफ जस्टिन बीबर? और फिर अचानक तुम ड्रॉप करते हो एक नया एल्बम, स्वैग, बिना किसी हाइप, बिना किसी बिल्डअप। 21 ट्रैक जो तुम्हारी पर्सनल डायरी जैसे लगते हैं। हर सॉन्ग में तुम्हारा दर्द, तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारी इनर बैटल्स खुलकर सामने आते हैं। ट्रैक 14 थेरेपी सेशन में तुम साफ कहते हो, मेरी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल दुनिया के सामने हुई है। लोग हमेशा पूछते हैं, आर यू ओके? और यही सवाल धीरे धीरे मुझे तोड़ने लगा। फैंस के लिए ये एल्बम सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये तुम्हारी कन्फेशन थी। लेकिन इसी के साथ एक और खबर आई। हेली के $1 बिलियन ब्यूटी ब्रांड की सेल्स ने तुम्हें और हेली को इतना पैसा दिलाया कि तुम्हारा $30 मिलियन से ज्यादा का पुराना डेट फाइनली क्लियर हो गया। स्कूटर ब्राउन के साथ चल रही लड़ाई खत्म हुई। फाइनेंशियली तुम्हें थोड़ी राहत मिली। फैंस को लगा फाइनली जस्टिन अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहा है। जस्टिन बीबर का पेन आज भी एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट बिक रहा है। शोज में, एल्बम्स में, पापराज्जी की फोटोज में। तुम्हारी कहानी बाहर से एक फेरी टेल लगती है। एक छोटे टाउन का लड़का यूट्यूब से उठकर दुनिया का बिगेस्ट पॉप स्टार बन गया। लेकिन असली सच, हर स्टेप पर तुम्हें एक्सप्लॉइट किया गया। हर स्टेज पर तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ी गई। हर पर्सनल स्ट्रगल को पैसे का जरिया बना दिया गया। आज तुम फैमिली के साथ हो, एक बेटे के पिता हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो इनोसेंस नहीं है जो बचपन में हुआ करती थी। शायद वो कभी लौट कर भी नहीं आएगी, क्योंकि फेम तुम्हें सब कुछ देता है, लेकिन बदले में तुम्हारे अंदर से सब कुछ छीन भी लेता है। जस्टिन बीबर की जिंदगी एक मिरर है जो हमें यही दिखाती है कि हर चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि जस्टिन बीबर की जिंदगी मुश्किल थी, तो सोचो अगर तुम होते एक एस्ट्रोनॉट। अभी क्लिक करो और देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि स्पेस ट्रैवल का ग्लैमर सच में कितना डार्क है।